जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हमने सोशल साइंस के मॉडल पेपर को डील किया था, तो आज हम इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सम साइंस के 2021 का जो मॉडल पेपर था उसको। तो जो 2021 में जो मॉडल पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसको बढ़िया से कवर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा बात बनाते हुए ना आज का वीडियो छोटा ही रहेगा, 20 क्वेश्चन बनाएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा बना देने पर आप लोग सही से नहीं देख पाते, उसको समय बर्बाद होता है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके ही हम डील कर देते हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चल जाइए मेरे प्ले लिस्ट पे, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोगों को पता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मान गए कि एक अवतल दर्पण है, इसका बाहरी भाग ये जो है इसको हम लोगों ने कलई कर दिया है, रंग दिया है, और इधर से प्रकाश की क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर से प्रकाश की किरण जाती है और मुख्य फोकस से होकर के यहाँ से गुजरती है। इसका नाम एफ होता है, इसका नाम सी होता है। तो आप जानते हैं साइन कन्वेंशन से कि इधर की जो दूरी ले जाती है इसे हम ऋणात्मक लेते हैं, और इधर की जो दूरी लेते हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं। ऊपर की जो दूरी लेते हैं उसे भी धनात्मक लेते हैं, और फिर नीचे की दूरी जो लेते हैं उसे भी ऋणात्मक लेते हैं। तो इस टाइप से हम देखें यदि, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में क्या संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस की दुगुनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अनुसार से कोई काम कीजिएगा। पहले पूछा है कि फोकस दूरी, उसकी फोकस वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध, यानी कि फोकस पहले होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इसको जानते हैं आप लोग कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है किसी भी दर्पण की। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए होती है एकदम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो आप लोग को पता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रखी हुई है, हमारे समीप है, तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन यदि जैसे ही 25 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर होता है, 23 सेंटीमीटर होता है, 24 सेंटीमीटर होता है, तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो यानी कि सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कि कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह प्रिज्म एक हो गया इस टाइप से, यहाँ से हम जब श्वेत प्रकाश को किरण को भेजते हैं यहाँ से, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में 1 2 3 ऐसे ही 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोनों कट के नहीं जाती है। तो सबसे ज़्यादा झुकती है, जो सबसे कम झुकती है वह झुकती है लाल रंग। रेज जो कलर होती है वह क्या होती है, सबसे कम झुकती है। ठीक है, क्योंकि रेज का जो होता है तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यानी कि वह बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजरती है। जो इस प्रिज्म से होने के बाद वह बहुत ही तेज़ी से गुजरता है, जिसके कारण से वह बहुत ही कम झुकता है, इसलिए लाल रंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कहता है अगला क्वेश्चन कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि कहने का अर्थ है प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। छवि कहने का अर्थ है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। ठीक है, तो मानव आँख की जो रेटिना द्वारा प्रतिबिंब बनाई जाती है, ये रेटिना या मानव आँख के द्वारा सीधे कह सकता है। तो मानव आँख की जो रेटिना द्वारा प्रतिबिंब बनाई जाती है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कहिएगा कि भैया वास्तविक कैसे होता है।
हम तो और उल्टा कैसे होता है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर उल्टा पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उल्टा कैसे होता है। हम तो किसी वस्तु को देखते हैं तो वो सीधा दिखता है। तो हाँ भैया, वास्तविक रूप से मानव आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन हमारा जो क्या बोलते हैं उसका नर्वस सिस्टम है, वह उस प्रतिबिंब को जो तंत्रिका कोशिका होती है वह उसको उल्टा सिग्नल देता है, जिसके कारण से हमारा मस्तिष्क जो होता है उस चीज़ को सीधा देखने लगता है और क्या काल्पनिक रूप से देखता है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है या किस घटना के कारण। देखते हैं जब अंतरिक्ष ऊपर जाते हैं आकाश में, तो आकाश चाहे हम लोग भी देखते हैं ऊपर की तरफ तो आकाश नीला प्रतीत होता है। तो ऐसा होने का मुख्य कारण है प्रकाश का परावर्तन। जब ये मान गए कि धरती का सरफेस है, यहाँ पर जल है, ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है तो इधर परावर्तित हो जाती है, यहाँ से आती है और यहाँ पर ऐसे परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण से रंग का ऐसे तो कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जल दूर से देखने पर नीला प्रतीत होता है। इसी कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि किस दर्पण के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप लोग को एकदम क्लियर पता है कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और छोटा किस प्रतिबिंब द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। अवतल दर्पण कैसा होता है, इसका अंदर वाला भाग खुला होता है और बाहरी भाग कलई किया होता है, जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग कलई किया होता है और बाहरी भाग खुला होता है। इधर प्रकाश की किरण पड़ती है इस पर और इस पर इधर से प्रकाश की किरण पड़ती है। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त होता है। तो आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कैसा दोष उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु यह स्पष्ट नहीं दिखती है, यानी कि मान के दूर पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ जो मानव का आँख है इसमें यहाँ दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है और नज़दीक की वस्तुओं को, यहाँ की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, अब बोलिए कि भैया कि इसका उल्टा नाम क्यों है, ऐसा बोल देता। यह में इसमें तो दोष है कि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष होना चाहिए। तो आप निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भैया ठीक नाम दे रहे हुए वैज्ञानिक लोग, वो लोग अपने सोच से धरे कि वस्तु को दूर को भी देखना चाहिए और निकट को ही देख रहा है। तो यानी कि वह वस्तु जो आँख है उसको दूर का भी प्रतिबिंब देखना चाहिए, दूर की वस्तु जो पड़ी हुई है उसको भी देखना चाहिए और निकट वाली वस्तु को भी देखनी चाहिए। लेकिन मानव का जो आँख है वह दूर की वस्तुओं को न देख करके सिर्फ निकट की ही वस्तुओं को देख रहा है, इसीलिए हम उसको निकट दृष्टि दोष में रखते हैं कि आप निकट की वस्तुओं को ही क्यों देख रहे हैं, दूर की वस्तु को भी देखिए, इसीलिए हम इसको निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानबे करते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, जो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग मापने के लिए कौन सा मीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो हम लोग कौन सा मीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर, लेकिन यहाँ पर वास्तविक होगा आंसर गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जरूर पूछता है। बोर्ड में 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें लघुत्तरीय से पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, या न तो ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा ये बोर्ड में, आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लोग जानते हैं कि मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था क्या कि यदि हम अपनी दाएं हाथ के अंगूठा को विद्युतीय करंट की धारा की दिशा मान ले तो हमारा जो
अंगुली होगा वह उस पर लगने वाले उसके चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब प्रतिरोध करने का अर्थ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किस संयोजन द्वारा बढ़ाया जाता है। तो आप लोग को पता है कि यदि हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, तो इसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मान के R1 हो गया, ये मान के R2 हो गया। तो यहाँ पर मेन प्रतिरोध का मान क्या होगा, मान के R इक्विवेलेंट का मान होगा, R इक्विवेलेंट का मान होगा R1 प्लस R2। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो श्रेणी क्रम में जो होता है वह प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता नहीं है। ये नहीं कि जगह घटता है, नहीं बढ़ता है। जितना प्रतिरोध रहता है उतनी प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति आप लोग को पता है कि कैसी होती है। तो यह काल्पनिक होती है। हम लोग कल्पना करते हैं कि चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई है। यह वास्तविक रूप से हमको इसको देख नहीं सकते, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, या आप लोग बताइएगा। न्यूमेरिकल टाइप का है, इसमें से न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है लेकिन इसी टाइप का है क्वेश्चन, तो आप लोग को इसको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। मतलब कि जो ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होगा उस ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत करते हैं। इसको आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे। यदि आप मेरे लेक्चर को देखे होंगे तो हम लोग बताए हैं कि नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन कहने का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगा। नाभिकीय ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसका हम लोग कितना भी उपयोग कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे लड़के इस पे कंफ्यूज होते हैं। कौन सा लेंस अपसरी लेंस भी कहा जाता है। एक होता है अपसरी, एक होता है अभिसरी। अपसारी अभिसारी। ठीक है। तो अपसारी अभिसारी में लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अपसारी होगा यानी कि उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वह लेंस अवतल होगा, अभिसारी होगा तो वह उत्तल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल नहीं होगा, यहाँ पर अवतल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। मतलब प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग होगा क्या चीज, लाल, नीला, हरा, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रकाश जो होता है ना वह इन सभी रंगों से मिल के बना होता है। 7 रंगों से मिल करके एक प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण सभी होगा इसमें से। इसके जगह पर आपको दूसरा रंग भी दे सकता है तो आप उसमें सभी लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है आप लोग को पता होगा, तो कॉर्निया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक HP बराबर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर होता है HP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, विशालक शीशे मैग्नीफाई ग्लास होता है। मतलब कि मैग्नीफाई कहने का अर्थ है कि किसी भी वस्तु का वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो तो वह होगा अवतल लेंस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक देख देते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं इसको, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। पता है आप लोग को, जब चालक से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी मान गई चालक तार है, यहाँ से विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, आई इधर से करंट प्रवाहित हो रही है, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इधर अपोजिट डायरेक्शन से प्रवाहित होते हैं। इधर से ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है। इतना भी रहने देते हैं।